नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ ऋतिक ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तो आज नवरात्र का दूसरा दिन है और इस दिन मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी के नाम में ही उनकी शक्तियों की महिमा का वर्णन मिलता है। ब्रह्मा का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण, यानी कि तप का आचरण करने वाली शक्ति को हम बार नमन करते हैं। माता के स्वरूप की पूजा करने से तप, त्याग, संयम, सदाचार की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन से कठिन समय में भी इंसान अपने पथ से विचलित नहीं होता। आइए जानते हैं मां ब्रह्मचारिणी के इस स्वरूप के बारे में और पूजा विधि, मंत्र और महत्व के बारे में। तो आपको बता दें, कल से नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्रि का पहला दिन कल मनाया गया था जब कलश की स्थापना की जाती है। बताया जाता है कलश का स्थापना करने के वक्त माता रानी 9 दिन के लिए अपने भक्तों के घर में वास करती है। तो वहीं आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। आपको बता दें, तमाम बड़े मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली है। मंदिरों में आरती हुई है। आपको बता दें, आज के दिन मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। आपको बताएं, मां ब्रह्मचारिणी के नाम में ही उनकी शक्तियों की महिमा का वर्णन मिलता है। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, यानी कि तप का आचरण करने वाली शक्ति को हम बार बार नमन करते हैं। माता के स्वरूप की पूजा करने से तप, त्याग, संयम, सदाचार की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन से कठिन समय में भी इंसान अपने पथ से विचलित नहीं होता। आपको बता दें, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा की जाती है। आपको बता दें, 9 दिन 9 देवियों की पूजा होती है। नवरात्रि में सभी देवियों को अलग अलग रंग के वस्त्रों से सजाया जाता है। नवरात्रि में माता रानी का श्रृंगार करना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि बिना श्रृंगार के माता रानी की पूजा अधूरी होती है। तो उसी में आज दूसरा दिन, यानी कि माता ब्रह्मचारिणी की आज के दिन पूजा होगी। आपको बता दें, सुबह से ही सभी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली है। भव्य आरती का आयोजन मंदिरों में किया गया है। आपको बता दें, कल से नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है। कल के दिन कलश की स्थापना की जाती है। बताया जाता है कि कलश का स्थापना करने के बाद माता रानी का अपने घर में स्वागत किया जाता है और 9 दिन तक माता रानी अपने भक्तों के घर में वास करती है। आपको बता दें, पहला दिन शैलपुत्री का होता है और दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी का होता है। तो आज के दिन भक्त मां ब्रह्मचारिणी की पूजा कर रहे हैं। नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली है। सुबह से ही भव्य आरती का आयोजन किया गया था मंदिर में। आपको बताएं, मां ब्रह्मचारिणी के नाम में ही उनकी शक्तियों की महिमा का वर्णन है। जी हां, ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, यानी कि तप का आचरण करने वाली शक्ति को हम बार बार नमन करते हैं। माता के स्वरूप की पूजा करने से तप, त्याग, संयम, सदाचार की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन से कठिन समय में भी इंसान अपने पथ से विचलित नहीं होता। आपको बता दें, ब्रह्मचारिणी के इस स्वरूप के बारे में और पूजा विधि, मंत्र और महत्व के बारे में हम अभी आपको बताएंगे कि किस तरीके से माता की पूजा करनी चाहिए, कौन से वो मंत्र है जिनका उच्चारण करने से माता रानी खुश होती हैं। आपको बताएंगे इस पूरे नवरात्रि में क्या इनके महत्व हैं, किस तरीके से पूजा की जाती है। कल से नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है। कल नवरात्रि का पहला दिन मनाया गया था। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा आराधना की गई। भक्तों की भारी भीड़ मंदिर में देखने को मिली थी, जिसके बाद बता दें, मंदिर के बाहर भी तमाम सुरक्षा की व्यवस्थाएं की गई थी। भक्तों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इसको लेकर भी प्रशासन ने सभी व्यवस्थाएं की थी। वहीं आज दूसरे दिन, नवरात्रि का दूसरा दिन, ब्रह्मचारिणी माता की पूजा की जाती है। आपको बता दें, मां ब्रह्मचारिणी की पूजा में मां ब्रह्मचारिणी के नाम में ही उनकी शक्तियों का वर्णन देखने को मिलता है। ब्रह्म का मतलब होता है तपस्या और चारिणी का मतलब होता है आचरण देखने वाली। तो आपको बता दें, नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। बताया जाता है कि माता रानी के श्रृंगार के बिना ये नवरात्रि के व्रत, नवरात्रि की पूजा अधूरी है।
इन नवरात्रों में 9 दिन 9 देवियों की पूजा की जाती है। सभी 9 देवियों को अलग अलग रंग के वस्त्र से सजाया जाता है। आपको बता दें, बिना श्रृंगार के ये नवरात्रि की पूजा अधूरी रहती है। तो आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज गुजरात के सूरत सेशंस कोर्ट की एक अदालत के समक्ष पेश होंगे। उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। इसके लिए उनके खिलाफ मानहानि का केस दायर हुआ था। सूरत की अदालत इसी मामले पर आज फैसला सुना सकती है। गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर, विधायक दल के नेता अमित चावड़ा, एआईसीसी की गुजरात इकाई के प्रभारी रघु शर्मा सहित कांग्रेस की गुजरात इकाई के कई वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के सूरत दौरे की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस नेता अमित चावड़ा ने बताया कि राहुल गांधी गुरुवार सुबह सूरत पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से वो सीधे कोर्ट परिसर में पहुंचेंगे, जहां पर सुबह 11 बजे कोर्ट की कार्रवाई शुरू होगी। चुनावी रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर बीजेपी के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री पुणेश मोदी की राहुल गांधी पर मानहानि का दावा ठोका था। राहुल गांधी इससे पहले 3 बार सूरत की कोर्ट में हाजिर हो चुके हैं। हालांकि राहुल गांधी ने कोर्ट के अंदर अपने बयान में कहा था कि वो खुद पर लगे आरोप से इनकार करते हैं। राहुल ने कहा था कि उन्होंने चुनावी रैली में ऐसा कहा था, ये उन्हें याद नहीं है। लेकिन बता दें कि राहुल गांधी ने कर्नाटक में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। राहुल गांधी के साथ साथ कोर्ट ने 2 और गवाह कर्नाटक के कोलार के तत्कालीन निर्वाचन अधिकारी और भाषण रिकॉर्ड करने वाले निर्वाचन आयोग के वीडियो रिकॉर्डर के बयान दर्ज किए हैं, जिसके बाद राहुल गांधी से भी पूछताछ की गई। तो आपको बता दें, मोदी के सरनेम को लेकर टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद आज राहुल गांधी की पेशी है और बताया जा रहा है कि कोर्ट आज इसमें फैसला भी सुना सकती है। आपको बता दें, 13 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था, ललित मोदी, नीरव मोदी समेत नरेंद्र मोदी, इन सभी का सरनेम एक क्यों है। आपको बता दें, आज गुजरात के सूरत सेशंस कोर्ट की एक अदालत के समक्ष ये पेश होंगे। उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर एक विवादित टिप्पणी की थी। इसके लिए उनके खिलाफ मानहानि का केस दायर हुआ है। सूरत की अदालत इस मामले पर आज फैसला सुनाएगी। गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर, विधायक दल के नेता अमित चावड़ा, एआईसीसी की गुजरात इकाई के प्रभारी रघु शर्मा सहित कांग्रेस की गुजरात इकाई के कई वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के सूरत दौरे की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस नेता अमित चावड़ा ने बताया कि राहुल गांधी गुरुवार सुबह सूरत पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से वो सीधे कोर्ट परिसर पहुंचेंगे, जहां पर सुबह 11 बजे कोर्ट की कार्रवाई शुरू होगी। चुनावी रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री पुणेश मोदी ने राहुल गांधी पर मानहानि का दावा ठोका था। राहुल गांधी इससे पहले 3 बार सूरत की कोर्ट में हाजिर हो चुके हैं। हालांकि राहुल गांधी ने कोर्ट के अंदर अपने बयान में कहा था कि वो खुद पर लगे आरोप से इनकार करते हैं। राहुल ने कहा था कि उन्होंने चुनावी रैली में ऐसा कहा था, ये उन्हें याद नहीं है। लेकिन बता दें कि राहुल गांधी ने कर्नाटक में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, इन सभी का सरनेम कॉमन क्यों है, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। राहुल गांधी के साथ कोर्ट ने 2 और गवाह कर्नाटक के कोलार के तत्कालीन निर्वाचन अधिकारी और भाषण रिकॉर्ड करने वाले निर्वाचन आयोग के वीडियो रिकॉर्डर के बयान दर्ज किए हैं, जिसके बाद राहुल गांधी से भी पूछताछ की गई थी। तो वही खालिस्तान की मांग करने वाला अमृतपाल सिंह इन दिनों मुंह छिपाकर भागने को मजबूर है। बीते 5 दिन से पंजाब पुलिस उसकी तलाश लगातार कर रही है। कई मामलों में आरोपी अमृतपाल सिंह खुद को सिख संत बताता है और अलग देश की मांग कर रहा है। हालांकि इस सब के बीच उससे कई ऐसे सच सामने आए हैं जो वाकई में हैरान करने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमृतपाल सिंह कई सिंगल और शादीशुदा महिलाओं से सोशल मीडिया पर चैट करता था।
यहां तक कि उसने महिलाओं को ब्लैकमेल तक किया। अलगाववादी अमृतपाल सिंह की चैट और वॉइस नोट्स को एक्सेस किया है। 12 वॉइस नोट्स में अमृतपाल सिंह को यह कहते हुए सुना गया कि वो महिलाओं के साथ कैजुअल रिलेशनशिप रखना चाहता है, ना कि सीरियस। एक वॉइस नोट में उसने कहा है कि महिलाएं रिलेशनशिप में बहुत जल्दी सीरियस हो जाती हैं। तो वहीं तीसरे वॉइस नोट में अमृतपाल कहता है कि वो जब तक किसी भी महिला के साथ संबंध बनाने को तैयार है, जब तक इससे उसकी शादी में कोई परेशानी ना हो। रिपोर्ट के मुताबिक अमृतपाल सिंह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर बहुत सारी महिला फॉलोअर्स से नियमित रूप से बात करता है। एक महिला से चैट करते हुए उसने लिखा कि तो हमारा एक्स्ट्रा मैरिटल पक्का हो गया। वहीं आगे कहता है कि हमारा हनीमून दुबई में होगा। महिला उसको जवाब में हंसने वाला इमोजी भेजती है। रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि अमृतपाल सिंह वीडियो कॉल पर महिलाओं को किस भी दिया करता था। बता दें कि वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पंजाब पुलिस ने 18 मार्च को बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया। पुलिस के 150 कारों के काफिले ने अमृतपाल सिंह का पीछा किया, लेकिन वो किसी तरह पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहा। आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक अमृतपाल सिंह ने देश से भागने का प्लान भी बनाया था। तो आपको बता दें, खालिस्तान समर्थक, खालिस्तान की मांग करने वाला अमृतपाल सिंह अभी भी पुलिस वालों की गिरफ्त से काफी दूर है। आपको बता दें, अमृतपाल के काफी सहयोगियों को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है और इन्हें असम के डिब्रूगढ़ में भेज दिया गया है। लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह भी सामने आया है कि मुंह छिपाकर भागने वाला अमृतपाल सिंह कई महिलाओं के साथ चैट किया करता था, उन्हें वॉइस नोट्स भेजा करता था। आपको बता दें, लगातार 5 दिनों से पंजाब पुलिस अमृतपाल सिंह की तलाश कर रही है। अमृतपाल सिंह खुद को संत बताता है और अलग अलग देशों की और अपने लिए खालिस्तान जैसे अलग देश की मांग कर रहा है। हालांकि इन सबके बीच उसके ऐसे सच सामने आए हैं जो वाकई में लोगों को हैरान करने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमृतपाल सिंह कई सिंगल और शादीशुदा महिलाओं से सोशल मीडिया पर चैट किया करता था, यहां तक कि उसने महिलाओं को ब्लैकमेल तक किया है। अलगाववादी अमृतपाल सिंह की चैट और वॉइस नोट्स को एक्सेस किया गया है। 12 वॉइस नोट्स में अमृतपाल सिंह को यह कहते हुए सुना गया कि वो महिलाओं के साथ कैजुअल रिलेशनशिप रखना चाहता है, ना कि सीरियस। एक वॉइस नोट में उसका कहना है कि महिलाएं रिलेशनशिप में बहुत जल्दी सीरियस हो जाती हैं। वहीं तीसरे वॉइस नोट में अमृतपाल ने कहा है कि वो तब तक किसी महिला के साथ संबंध बनाने को तैयार है जब तक इससे उसकी शादी में कोई परेशानी ना हो। रिपोर्ट के मुताबिक अमृतपाल सिंह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंस्टाग्राम पर बहुत सारी महिलाएं फॉलोअर्स से नियमित रूप से बात करता है। एक महिला से चैट करते हुए उसने लिखा तो हमारा एक्स्ट्रा मैरिटल पक्का हो गया। वहीं आगे कहता है कि हमारे हनीमून दुबई में होगा। महिला उसके जवाब में हंसने वाला इमोजी भेजती है। रिपोर्ट से भी कहता है कि अमृतपाल सिंह वीडियो कॉल पर महिलाओं को किस भी दिया करता था। बता दें कि वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पंजाब पुलिस ने 18 मार्च को बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया। पुलिस के 150 कारों के काफिले ने अमृतपाल सिंह का पीछा किया, लेकिन वो किसी तरह पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहा। आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक अमृतपाल सिंह ने देश से भागने का प्लान भी बनाया था। तो वही 2024 में आगामी लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर विपक्ष ने ईवीएम में गड़बड़ी का राग अलापना शुरू कर दिया है। इसके चलते एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने विपक्षी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई है। इसके लिए उन्होंने सभी दलों को पत्रकार लिखकर गुरुवार 23 मार्च को दिल्ली स्थित अपने आवास पर आने का निमंत्रण दिया है। बताया जा रहा है कि यह बैठक शाम को 6 बजे होगी। दलों को लिखे गए पत्र के मुताबिक पवार ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के हित में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम को सटीक होने की आवश्यकता है और उनकी प्रभाविकता पर किसी भी संदेह को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त को दूर किया जाना चाहिए। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि विशेषज्ञों का कहना है कि चिप वाली किसी भी मशीन को हैक किया जा सकता है और हम अनैतिक तत्वों द्वारा लोकतंत्र को अपहत नहीं होने दे सकते। इसलिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के हित में हमें एक साथ बैठना चाहिए और प्रख्यात आईटी पेशेवरों और क्रिप्टोग्राफरों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को सुनना चाहिए। ज्ञानकारों की माने तो पवार द्वारा बुलाई गई इस बैठक में कई दलों के नेता शामिल हो सकते हैं, कारण विपक्ष के कई नेता कई दफे ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जोर शोर से सत्ताधारी बीजेपी पर निशाना साध चुके हैं। वहीं इस पर चुनाव आयोग भी कई बार सफाई दे चुका है।
तो आपको बता दें देश में 2024 में एक बार फिर लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जिससे पहले ईवीएम का मुद्दा एक बार फिर उठाया गया है। आपको बता दें बताया गया है कि ईवीएम के परेशानी के चक्कर में लगातार पहले भी चुनाव में गड़बड़ी देखने को मिली है। शरद पवार का कहना है, आपको बता दें एनसीपी के सुप्रीमो ने यह बैठक बुलाई और उनका कहना है कि ईवीएम की जो मशीनें हैं उन्हें मूल रूप से दुरुस्त किया जाए ताकि आने वाले चुनाव में किसी भी प्रकार की परेशानी ना देखनी पड़े। उनका कहना है कि ईवीएम में लगातार गड़बड़ी रहती है, जिसके चलते चुनाव के जो नतीजे होते हैं वो स्वीकारने लायक नहीं होते। बताया जा रहा है कि बैठक शाम को 6 बजे होगी। दलों को लिखे गए पत्र में के मुताबिक पवार ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के हित में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम को सटीक होने की आवश्यकता है और उनकी प्रभाविकता पर किसी भी संदेह को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त को दूर किया जाना चाहिए। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि विशेषज्ञों का कहना है कि चिप वाली किसी भी मशीन को हैक किया जा सकता है और हम अनैतिक तत्वों द्वारा लोकतंत्र को अपहत नहीं होने दे सकते। इसलिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के हित में हमें एक साथ बैठना चाहिए और प्रख्यात आईटी पेशेवरों और क्रिप्टोग्राफरों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को सुनना चाहिए। जानकारों की माने तो पवार ने जो ये बैठक बुलाई है इसमें कई दलों के नेता शामिल हो सकते हैं। तो हाल ही में राजस्थान की विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक चुने गए कांग्रेस विधायक आमीन खान ने एआईएमआईएम के अध्यक्ष और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर सनसनीखेज आरोप लगाया। कांग्रेस विधायक आमीन खान ने एक स्वागत समारोह में कहा कि ये यहाँ के कुछ मौलाना मुझसे जरूर नाराज होंगे और पाकिस्तान का भी इसमें हाथ है। उन लोगों ने ही ओवैसी को ये भेजा है। ये लोग मुझे चुनाव हराना चाहते हैं, इसलिए ही शिव विधानसभा के लिए भेजा है। तो आपको बता दें कांग्रेस विधायक ने कहा है कि ओवैसी के पीछे पाकिस्तानियों का हाथ है। उन्होंने ओवैसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है ये मुझे हराना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने शिव विधानसभा के लिए भेजा है। तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अध्यक्ष राज ठाकरे ने शिवसेना के कई नेताओं के पार्टी छोड़ने के लिए अपने चचेरे भाई और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के तौर पर वो कोरोना काल के दौरान किसी से भी मिलने को तैयार नहीं थे। मुंबई के शिवाजी पार्क में अपनी पार्टी की एक रैली को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने शिवसेना से एकनाथ शिंदे और उनका समर्थन करने वाले 39 विधायकों सहित कई नेताओं के अलग होने के लिए उद्धव को जिम्मेदार ठहराया। वहीं गीतकार जावेद अख्तर को लेकर राज ठाकरे ने कहा था कि उन्हें पाकिस्तान पर हमला करने के लिए ऐसे लोग चाहिए। राज ने कहा है कि मैं जावेद अख्तर जैसे लोग अपने साथ चाहता हूं जो पाकिस्तान जाकर सच बोल सके। कई लोग पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन जावेद साहब ने दो टूक में कहा कि वो मुंबई पर हुए हमलों के लिए पाकिस्तान को कभी माफ नहीं करेंगे। तो आपको बता दें उद्धव ठाकरे पर राज ठाकरे ने गंभीर आरोप लगाया है। राज ठाकरे ने कहा है कि मुझे जावेद अख्तर जैसे लोग चाहिए जो दो टूक बात करे, जिन्होंने पाकिस्तान जाकर बोला था कि मैं मुंबई में हुए हमले पर पाकिस्तान को कभी माफ नहीं कर सकता। आपको बता दें राज ठाकरे ने कोविड से कनेक्शन जोड़ा है, जिसके बाद उन्होंने ये बात कही है। तो वहीं बॉलीवुड के फेमस सिंगर सोनू निगम के पिता आगम कुमार निगम संग लूट की घटना की बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि उनके घर से 72 लाख रुपए लूट के ले गए हैं। इसका आरोप पूर्व ड्राइवर पर लगाया जा रहा है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सोनू की बहन निकिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद यह मामला सामने आया। पुलिस इस केस की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि सिंगर सोनू निगम के 76 साल के पिता के एक पूर्व ड्राइवर पर घर से कथित तौर पर
72 लाख रुपए चोरी करने का मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा है कि सिंगर के पिता अगम कुमार निगम मुंबई के अंधेरी वेस्ट में ओशिवारा में विंडसर गेट बिल्डिंग में रहते हैं और कथित चोरी 19 मार्च से 20 मार्च के बीच हुई थी। तो आगे बढ़ेंगे। रमेश कुमार नामक युवक ने एक मुकदमा दर्ज कराया। जी हां, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पुलिस ने एक पत्रकार को हिंदू भगवान श्री हनुमान के अपमान के आरोप में इश्निंदा कानून के तहत गिरफ्तार किया है। मीरपुर खास शहर के सैटेलाइट थाने में इस संबंध में एक मुकदमा भी दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता रमेश कुमार का कहना है कि वो लुहाना पंचायत मीरपुर खास के उपाध्यक्ष है। उन्होंने दावा किया है कि 19 मार्च को वो अपने दोस्तों के साथ थे, तभी उन्होंने देखा कि असलम बलोच नाम के एक स्थानीय पत्रकार ने भगवान श्री हनुमान की एक तस्वीर अपने फेसबुक पन्ने पर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की है। रमेश कुमार ने अपनी शिकायत में कहा है कि भगवान हनुमान की यह तस्वीर साझा करके असलम बलोच ने उनकी और उन जैसे अन्य हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। उन्होंने दावा किया है कि तस्वीर शेयर करके धर्मों के बीच वैमनस्यता फैलाने पर कानून व्यवस्था को खराब करने का प्रयास भी किया गया। तो देश की राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के नए अपडेट के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ये बारिश हो रही है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक आज दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के राज्यों में हल्की बारिश होने की संभावना है। 24 मार्च से तेज बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं का अनुमान भी मौसम विभाग ने जताया है। हालांकि यूपी में मौसम साफ रहने की संभावना है। नए अपडेट के मुताबिक 25 मार्च के बाद से तापमान में फिर से बढ़ोतरी हो सकती है। गुरुवार को दिल्ली के न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। इसके साथ ही दिन भर बादल छाए रहने का अनुमान है। बुधवार 22 मार्च को राजधानी का अधिकतम तापमान 28.7 डिग्री रहा, जो कि सामान्य से 2 डिग्री कम था। वहीं न्यूनतम तापमान 14.1 डिग्री रहा। इससे पहले जबरदस्त बारिश के चलते खेतों में पानी भरने से कई राज्यों में फसलों को नुकसान हुआ है। हालांकि एक दिन बारिश न होने की वजह से तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी जरूर हुई है। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहेगा तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ सिर्फ ओंकार न्यूज पर।